आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 16 का, और इस सबक का उन्वान है वक्त का तराना। बच्चों ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई नज़्म है और अली सरदार जाफरी की तवील नज़्म नई दुनिया को सलाम के चौथी तस्वीर से एक हिस्से के तौर पर इस नज़्म को यहाँ पर शामिल किया गया है। इस सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अली सरदार जाफरी की ज़िंदगानी के हवाले से और अली सरदार जाफरी की खुसूसियात, कलाम की खुसूसियात और लिखने का अंदाज़ क्या है, इनका तर्ज तहरीर के हवाले से हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा लेकर यहाँ पर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम अली सरदार जाफरी की तवील नज़्म का एक हिस्सा वक्त का तराना, इसका मुताला करेंगे। तीसरे हिस्से में भी हम नज़्म के अगले हिस्से का मुताला करेंगे। यहाँ पर 10 बंद सबक के तौर पर शामिल किए गए हैं। असल नज़्म के अंदर ज़्यादा बंद हैं, यहाँ पर 10 बंद आपके लिए शामिल किए गए हैं। 10 बंद में से 5 बंद हम दूसरे हिस्से में मुताला करेंगे और 5 बंदों का मुताला हम सबक के तीसरे हिस्से में करेंगे। इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है तूने लाखों बहारें देखी हैं। ये पहले बंद का पहला मिसरा है। बच्चों ये नज़्म अली सरदार जाफरी का एक तजुर्बेकार नज़्म है, बेहतरीन तख्लीक़ात में शुमार की जाती है और बाकायदा जिन्हें सिंफ के तौर पर अगर हम तवील नज़्म देखें तो पहली तवील नज़्म यही तवील नज़्म है जिसमें नई अंदाज़ के अंदर आपने शायरी की है, नई तर्ज की और नए तजुर्बों को सामने रखते हुए नज़्म आपने लिखी है। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद शोरा के अंदर आपका शुमार किया जाता है और तरक्की पसंद शायरी आप करते हैं। आपकी शायरी के अंदर इस तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल होता है जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ें उठाएं, यानी आप मुआशरे के निचले तबके लोगों की आवाज़ें ऊपर उठाने के लिए जाने जाते हैं, उनके हक़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप जाने जाते हैं। नई दुनिया को सलाम आपकी एक तवील नज़्म है और इस तवील नज़्म के ज़रिए आपने अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। अंग्रेज़ हुकूमत हिंदुस्तान के ऊपर कायम थी, तरह तरह के जुल्म सितम वो हिंदुस्तानियों के ऊपर ढा रहे थे, ग़ुलाम बना रखा था हमें और जिस तरह से चाहते हमें अपने कामों से हमसे अपने काम करवाते, हमें दबाते थे, मारते थे, पीटते थे, बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया जाता था, अपनी हक़ की आवाज़ मांगने वालों को सताया जाता था, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाता था। 1946 में अली सरदार जाफरी ने ये नज़्म लिखी नई दुनिया को सलाम और इसमें आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान किया। ये एक तमसीली नज़्म है। मिसाल के तौर पर इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिए गए हैं और उन किरदारों के ज़रिए नज़्म को आगे बढ़ाया गया है। नज़्म 8 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, 8 अज्जा इसके अंदर शामिल किए गए, 8 जुज़ हैं। पहले हिस्से को हर्फ अव्वल कहा जाता है और आखिरी जुज़ को हर्फ आखिर कहा जाता है। बीच के जो हिस्से हैं वो दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर के उन्वान के साथ किताब के अंदर आपकी तवील नज़्म में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर ये जो आप नज़्म देख रहे हैं वक्त का तराना, ये चौथी तस्वीर से नज़्म ली गई है। चौथी तस्वीर की दूसरी नज़्म है ये। पहली नज़्म किसी दूसरे मौजू के ऊपर है, अब दूसरी नज़्म यहाँ पर दी गई है और दूसरी नज़्म के भी 10 बंद इसमें सबक के तौर पर शामिल किए गए हैं। यहाँ पर इस नज़्म के अंदर, वक्त के तराने के अंदर अली सरदार जाफरी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों के उठ खड़े होने के मंजर को बयान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है, जालिम अपनी हदों को अबूर कर जाता है, तो मजलूम अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। मजलूम अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए खड़ा हो जाता है। मजलूम के हाथ बहुत ताकतवर होते हैं लेकिन वो डरता है, झिझकता है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वो उसका डर और झिझक निकल जाता है तो वो जुल्म करने वाले के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। और यहाँ उसी मंज़र को आपने पेश किया है कि एक ना एक दिन जालिम के ख़िलाफ़ मजलूम ज़रूर खड़ा होगा। यहाँ पर आपने इस नज़्म में किरदारों का इस्तेमाल किया है। जावेद नाम का किरदार है, मरियम नाम का किरदार है, यहाँ पर नामा बर है और फिरंगी है। ये सभी किरदार अलामती किरदार हैं। हर किरदार किसी एक तबके की पेशबाई करता है, किसी एक तबके की नुमाइंदगी करता है। जावेद और मरियम का किरदार हिंदुस्तान की दबी कुचली आवाम है, दबी कुचली आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, वो जो परेशान हैं, उसके नज़्म के अंदर उनके अशार के ज़रिए उनके ज़रिए बात को जाहिर किया गया है। फिरंगी अंग्रेज़ों का जुल्म सितम है और नामा बर हमारा रिवायती किरदार है जो जैसे चल रहा है, जो हो रहा है उसी अंदाज में होने के लिए ज़िंदगी गुजर बसर करने की सलाह देता रहता है कि इसी तरह से चले जाइए।
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत होती है। जावेद को और मरियम को बगावत का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उनको सज़ा दी जाती है और जावेद को सज़ाए मौत दी जाती है। मरियम को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन रिहा करने के बावजूद भी उसके दर्द और गम में कोई कमी नहीं आती है। उसको ज़िंदगी भर का दर्द और जावेद से दूरी नसीब होती है। यहाँ पर इनकी एक औलाद भी है जो अभी पैदा नहीं हुई है, जिसके पैदा होने का इंतज़ार है। वो औलाद आने वाली नस्लों की नुमाइंदगी करती है। आने वाले वक्त जो खुशियों की अलामत है, आने वाला वक्त जो उम्मीद लेकर आएगा, नई रोशनी लेकर आएगा, उस वक्त की अलामत के तौर पर मरियम और जावेद की औलाद को जो अभी पैदा नहीं हुई है उसको भी इस नज़्म के अंदर शामिल किया गया है। तो ये तमसीली नज़्म है, अलामती किरदार इसमें शामिल किए गए हैं। अलामतों के ज़रिए अंग्रेज़ों के ऊपर चोट की गई है, अंग्रेज़ी साम्राज्य के ऊपर चोट की गई है, निशाना बनाया गया है उसको कि अब तुम्हारा जुल्म सितम ख़त्म कर दो, तुम्हारा जुल्म सितम ख़त्म करने का वक्त आ गया है। बहुत खूबसूरत नज़्म है और इस तरह का तजुर्बा, जिस तरह की नज़्म लिखी गई है, इस नज़्म से पहले कभी नहीं लिखी गई थी। तवील नज़्म की अगर हम बात करें तो वो नज़्म जो तवालत के साथ लिखी जाए वो तवील नज़्म होती है। उसमें आम नज़में भी जो होती हैं वो भी तवील नज़्म मान ली जाती है। मरसिया भी तवील नज़्म है और मसनवी भी तवील नज़्म है। दूसरी और भी जो होती हैं हमारे सिन्फ हैं, अगर वो तवालत के साथ हैं तो वो तवील नज़्म में आ जाएंगी। लेकिन उन नज़मों में इस तरह का तजुर्बा नहीं मिलता। तवील नज़्म कहने वाले शायर बहुत सारे हुए हैं। अल्लामा इकबाल से लेकर अल्ताफ़ हुसैन हाली तक सभी शोरा ने तकरीबन तवील नज़में कही हैं। यानी उन्हीं की नज़मों को अगर हम तवालत के साथ देखें जो बड़ी हैं वो तवील नज़मों में शामिल हो जाती हैं। लेकिन ये जो तवील नज़्म है, अली सरदार जाफरी की जो तवील नज़्म है, ये नए तर्ज की तवील नज़्म है। इसके अंदर अलग अलग नज़मों का मजमुआ है, अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग कहानियां हैं, सब एक साथ बंधे हुए हैं, एक मरकज़ी ख्याल के अंदर पिरोए हुए हैं, एक एहसास के अंदर, एक जज्बात के साथ ये बंधे हुए हैं। अलग अलग नज़में होते हुए भी, अलग अलग बहर होते हुए भी, अलग अलग वज़न होते हुए भी एक मरकज़ी ख्याल के धागे के अंदर ये बंधी हुई हैं। और मरकज़ी नज़्म की, तवील नज़्म की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि चाहे उसमें अलग औज़ान का इस्तेमाल कर लिया जाए, बहर भी अलग ले ली जाए, अलग नज़में, छोटी छोटी नज़में, अलग कहानियाँ ले ली जाएँ, लेकिन वो सभी कहानियाँ एक साथ जुड़ी होनी चाहिए। जिस तरह से हम अफसाने पढ़ते हैं, जिस तरह से हम नावल पढ़ते हैं, तवील किस्से होते हैं, तवील कहानियाँ होती हैं, लेकिन आखिर में वो सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। दास्तानें होती हैं, एक दास्तान में कई कई किस्से होते हैं, तो वो सभी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसी तरह से ये तवील नज़्म यहाँ पर पेश की गई है। नई दुनिया को सलाम असल इसका नाम है और यहाँ पर इसकी चौथी तस्वीर से, नई दुनिया के सलाम की चौथी तस्वीर से दूसरी नज़्म आपके लिए सबक के तौर पर अखज़ की गई है। इसका उन्वान है वक्त का तराना। यहाँ पर अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है, अंग्रेज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है और उनको जुल्म ना करने का पैगाम दिया गया है कि अब आपका वक्त ख़त्म हो गया है, अब आपका जुल्म सितम और नहीं चलने वाला। तो हम शुरू करते हैं, इस नज़्म का मुताला करेंगे, तशरीह करेंगे। पहले शुरू में 5 बंद दिए गए हैं, इसके बाद तीसरा जो हिस्सा है वहाँ आखिर के 5 बंद शामिल किए गए हैं। पहले हम तशरीह करेंगे, बुलंदख्वानी करेंगे और तशरीह करने के बाद इनको समझेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम अली सरदार जाफरी नज़्मों के ज़रिए देना चाहते हैं। देखिए, तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब के इस मुल्क की बहारें हैं और वादियां गूंजती हैं नारों से, साज़ो आहंगे आबशार है और तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब के इस मुल्क की बहार है और अभी वक्त से मुखातिब हैं, वक्त को बता रहे हैं कि वक्त तूने बहुत सारी बहारें देखी हैं, बहुत सारे अंदाज देखे हैं, लेकिन इस बार जो यहाँ इस मुल्क की बहार है ये और बहारों से जुदा है। अब ये ग़ुलामी नहीं सहने वाली हैं, अब यहाँ पर आज़ादी की हवा चल रही है, आज़ाद होने के तलबगार बन चुके हैं यहाँ के लोग। तो शायर कहते हैं, तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती हैं नारों से, साज़ो आहंगे आबशार है और काफ़िलाए इनकलाब का है रवां, काफिला इनकलाब का है रवां, बज रही है खुशी की शहनाई, जलजलों से दहल रही है ज़मीं, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। काफिला इनकलाब का है रवां,
बज रही है खुशी की शहनाई, जलजलों से दहल रही है ज़मीन, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। सुलग उठती हैं इंतकाम की आग, बर्फ की चोटियां दहकती हैं, जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियां चमकती हैं। सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ की चोटियां दहकती हैं, जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियां चमकती हैं। और जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं। जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं। जिंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं। जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं। जिंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं। जिंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं। और फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह। फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह। जगमगाती है अदल की शमशीर, मिल सकेगी न जालिमों को पनाह। दोबारा देखें इस शेर को, बंद को। फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह। सिपाह यानी फौज, सिपाही, लश्कर उठ रहा है खेतों के साथ। पहले तो फसलें ही उगती थी, लेकिन अब बागी भी पैदा हो रहे हैं। बगावत की तैयारियां हो रही हैं अंग्रेजों के खिलाफ। गांवों से भी लोग खड़े हो रहे हैं, छोटे छोटे देहातों से लोग खड़े हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं कि अब अंग्रेजों को गिरा पटकेंगे, अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। तो फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह। जगमगाती है अदल की शमशीर, मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। ये 5 बंद हैं जिनके हमने बुलंदख्वानी की। अब हम इनकी तशरीह करेंगे। देखिए, पहले बंद में शायर कहते हैं, तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और वादियां गूंजती हैं नारों से, साजो आहंगे आबशार है। और आबशार के माने बच्चों झरना होता है, और साजो आहंग साज में से निकलने वाली आवाज, नए तरह की आवाजें और साज में निकलने वाली झंकारें। और आहंग को अगर हम अलग मानों में देखें तो आहंग का मतलब रूप भी होता है, बनावट भी होता है, लेकिन यहां पर साज के साथ जुड़ा हुआ है साज और आहंग। तो साज और साज में से निकलने वाली आवाजें, जो बजाने के साज होते हैं, उन साज और साज से निकलने वाली आवाजें अब नए तरह की हैं। अब वो पुराने अंदाज की नहीं करते, अब वो अंग्रेजों की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, अब बगावतों की आवाजें आ रही हैं। पहले मिसरे में कहते हैं शायर वक्त से मुखातिब और कहते हैं कि तूने लाखों बहारें देखी हैं। वक्त से मुखातिब होकर कहते हैं कि वक्त, लाखों वक्त से, हजारों सालों से तूने लाखों बहारें देखी हैं, अलग अलग तरह की बहारें देखी हैं। तूने कई बादशाह देखे आते जाते, कई शहंशाह देखे, कई हुकूमतें तेरे सामने आई और चली गई। तूने गुलामी के दौर भी देखे हैं, लेकिन आज ये जो तू देख रहा है, आज इस वक्त जो तेरे सामने नजर आ रहा है, ये पहले जैसा नहीं है। अब मौसम बदल चुका है, अब मौसम तब्दील आ चुका है। अब के इस मुल्क की बहार है और इस मुल्क की यानी हिंदुस्तान की बहार कुछ और है। अब यहां पर गुलामी की फिजा नहीं बह रही, यहां के लोगों में अब गुलामी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई है, आज़ादी की लौ जग गई है। अब वो गुलाम नहीं रहना चाहते, आज़ाद होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कि तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब के इस मुल्क की बहार है और अब इस मुल्क में वो पहले जैसी बहार नहीं है कि लोगों ने आसानी से गुलामी कबूल कर ली। अब तो वो लोग हैं जो जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, कोशिश करते रहेंगे। मुसलसल कोशिश करने वाले इंसान अब इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। और अब तू देखियो, वक्त से कहते हैं कि ए वक्त, अब तू देखना कि किस तरह से तू तब्दील होता है, किस तरह से गुलामी की जंजीरें हटती हैं, किस तरह से बेड़ियां टूट जाती हैं। वादियां गूंजती हैं नारों से, अब आज वादियां नारों से गूंज रही हैं। इनकलाब के नारे हर तरफ बरपा हो रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है आज़ादी की लड़ाई के अंदर बहुत जोर शोर से लगाया जाता था, हर तरफ इनकलाब की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो ये फिजा नई थी, नया रूप था, नया नारा मिला हुआ था कि इस नारे के ज़रिए हम अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकेंगे।
जिस तरह से गर्म लोहा पिघलाकर किसी जगह के ऊपर डाला जाता है, अंग्रेज़ों के कान के अंदर इन नारों की गर्मी को डाल दिया जाएगा, इन फौलादी नारों को डाल दिया जाएगा, तो वादियां गूंजती हैं नारों से, साज व आहंगे आबशार है और अब साज नए तरह का है। अब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग खत्म हो गए हैं, अब उनकी कोई वक़्त नहीं है, अब उनकी कोई औकात नहीं है। अब इस दौर के अंदर उन लोगों को माना जाएगा, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो बदहालियों बदअमनियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, उन लोगों को फ़रोग़ दिया जाएगा। तो अब गुलामी की आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं, वो नगमा नहीं चलने वाला, अब वो साज़ नहीं बजने वाले, अब तो आज़ादी के साज़ बजेंगे, साज़गारी के साज़ बजेंगे, वो साज़ बजेंगे जो ज़िंदगी को आसान बना देंगे, परेशानियों से लोगों को दूर करेंगे, गरीबी से लोगों को निकालेंगे, बदहालियों से निकालेंगे लोगों को। इस तरह के साज़ों की आवाज़ अब आएगी। तशरीह देखने से पहले बच्चों सयाक व सबाक और हवाला नज़्म का आपसे पूछा जाएगा। नज़्म देकर उसका उन्वान देकर उसका बारे में आपसे मालूमात ली जाएगी, खुलासा पूछा जाएगा। तो इस तरह से सयाक व सबाक और हवाला आपको देना है। मुंदरजा बाला बंद अली सरदार जाफरी की मशहूर तवील नज़्म नई दुनिया को सलाम की चौथी तस्वीर का हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल हिस्सा वक्त का तराना से अखज़ किया गया है। अब चूंकि तवील नज़्म है और एक हिस्सा ही यहाँ पर शामिल किया गया है और आपको ये मालूमात भी हासिल हो गई है कि ये हिस्सा कहाँ से आया है। ये अली सरदार जाफरी की लिखी हुई तवील नज़्म नई दुनिया को सलाम से लिया गया है। नई दुनिया के सलाम की चौथी तस्वीर से इस हिस्से को अखज़ किया गया है। ये एक इक़्तिबास है, ये पूरी नज़्म नहीं है, सिर्फ एक इक़्तिबास है उस नज़्म का। यहाँ पर कुछ बात हो रही है, इसके बाद तो फिर बहुत सारी कहानी है, इसके बाद तो बहुत जद्दोजहद है, बहुत सारे ड्रामाइयत अंदर आगे नज़र आने वाली है। नज़्म के इस हिस्से में शायर ने बादशाहत के खिलाफ इनकलाब और बगावत की तस्वीर पेश की है। ये वो हिस्सा आपके सामने शामिल है जहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को खड़े होने की ताकीद की गई है। मंजर पेश किया गया है कि लोग किस तरह से जालिमों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब इसकी तशरीह लिख लें आप। नज़्म के इस हिस्से में बादशाहत के खिलाफ बगावत का ऐलान हो रहा है। शायर वक्त से मुखातिब है और कहते हैं कि इसे वक्त तूने लाखों बहारें देखी होंगी, लेकिन इस बार मुल्क की बहार कुछ और है। इस बार मुल्क की वादियों में बहार के नगमे नहीं गूंज रहे हैं। इस बार ये वादियाँ इनकलाब की बाग़ियाना नारों से गूंज रही हैं। अब यहाँ गुलामी के तराने नहीं गुनगुनाए जाएंगे, बल्कि आज़ादी के गीत गाए जाएंगे। ये बहार का मौसम वो है कि अब बहार के गीत नहीं गाए जा रहे हैं, यहाँ पर बगावत के गीत गाए जा रहे हैं, बगावत के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, लड़ाई के लिए जद्दोजहद की तैयारियां की जा रही हैं, अंग्रेज़ों को भगाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बंद में ये तशरीह आपको लिख लेनी है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। काफिला इनकलाब का है रवां, बज रही है खुशी की शहनाई, ज़लज़लों से दहल रही है ज़मीं, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। अब ये नई फिज़ा की बात कर रहे हैं, नए माहौल की बात कर रहे हैं कि अब माहौल पहले जैसा नहीं है, ये वो बहार का मौसम नहीं है, खुशियों का मौसम नहीं है। अब ये गुनाहगारों के लिए अपने गुनाह कबूल करके सज़ा पाने का वक्त है। जो जुल्म किए कर बैठे हुए हैं उनके लिए सज़ा का मुकाम आने वाला है। अब वो अपने किए की सज़ा पाएंगे, उनको भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये नज़्म अली सरदार जाफरी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखी थी, लेकिन इस नज़्म को आप पढ़ेंगे तो ये हर दौर के अंदर, हर दौर के जालिमों के ऊपर मौजू है। जालिम चाहे किसी भी दौर के अंदर हो, किसी भी वक्त के ऊपर है, उसे अपना जुल्म जो किया है उस जुल्म का सिला वापस भुगतना पड़ता है, जुल्म का बदला उसको ज़रूर मिलता है। यहाँ पर इस नज़्म के अंदर जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों के उठने की बात की गई है। यहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ों का नाम नहीं है, यहाँ पर हर जालिम का नाम है, हर दौर की बात है। यहाँ पर जिस भी दौर के अंदर जुल्म किया जाएगा उस जुल्म को मिटाने के लिए आवाम खड़ी हो जाएगी, मजलूम खड़े हो जाएंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे, एक साथ मिलकर लोग खड़े हो जाएंगे। अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए हमेशा लोग खड़े होंगे, हमेशा लोग आगे आएंगे। जब भी जुल्म किया जाएगा उस जुल्म का सिला, उस जुल्म का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो हर दौर की नज़्म है। यहाँ पर कहते हैं काफिला इनकलाब का है रवां, बज रही है खुशी की शहनाई। रवां यानी जारी है,
इनकलाब का काफिला जारी है, चल रहा है। इनकलाब के नारों की आवाज़ें आ रही हैं और इनकलाब के मतवाले, इनकलाब चाहने वाले लोग उठ खड़े हुए हैं। उठ खड़े होकर अब वो आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए हुक्मरान की तरफ जा रहे हैं। अब रोकिए, किस तरह से रोकेंगे कि काफिला इनकलाब का है रवां, बज रही है खुशी की शहनाई। इनकलाब का काफिला रवां हो गया और चारों तरफ खुशियों की शहनाइयाँ बज रही हैं। खुशियों की शहनाई कब बजती है? जब कोई खुशी का मुकाम होता है, ऐसा वक्त होता है कि खुशी सुनने वाले हैं, हम खुशी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आज़ादी को खुशी बताया गया है कि अब गुलामी की जंजीरें कटने वाली हैं, ये बेड़ियां टूटने वाली हैं, अब खुशियां आने वाली हैं। और खुशियां आने वाली हैं तो फिर ये दुख दर्द मिट जाएंगे, ये गम मिट जाएंगे, ये परेशानियां मिट जाएंगी, ये जुल्म सितम मिट जाएंगे। तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जलजलों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। जलजलों से दहल रही है ज़मीन, लोगों के भीड़ की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे जलजले आ रहे हैं। इतना खौफनाक मंजर वहां पर लोगों की भीड़ ने, लोगों के सैलाब ने बना दिया है। ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई, और अब तो पहाड़ भी अंगड़ाई लेते हुए नजर आ रहे हैं कि नया जमाना नजर आ रहा है, नया आहंग नजर आ रहा है, नया दौर नजर आ रहा है कि अब जुल्म सितम खत्म होने वाला है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही हैं, खुशियों की अलामत हर जगह नजर आ रही है। इसको लिख लें बच्चों, तशरीह को। नज़्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि अब हिंदुस्तान में इनकलाब को पसंद करने वाले काफिले हरकत में आ गए हैं। उनकी तहरीक की वजह से हर तरफ खुशी की शहनाई बजती हुई मालूम दे रही है। उनके कदमों की आहट से ज़मीन पर जलजलों का एहसास हो रहा है। जब आज़ादी के मतवाले अपने पूरे जोश खरोश के साथ चल रहे हैं, अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी तहरीक के अंदर जो उनको काम दिए गए हैं उन कामों को अंजाम दे रहे हैं, तो जलजलों की तरह ज़मीन दहल रही है। अंग्रेज़ों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। वो ज़मीन खिसकना ही इसको जलजला बताया गया है कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक के दूर हो रही है। उनको भी एहसास हो रहा है कि अब हम ज़्यादा वक्त तक जमे नहीं रहेंगे, टिके नहीं रहेंगे। अब ज़मीन पर जलजला आने लग गया है और जलजला इनकलाब का जलजला है। उनका हिम्मत और हौसला देखकर ऐसा लग रहा है कि अब तो पहाड़ भी बगावत की तैयारियां कर रहे हैं और नए रंगों में अपने आप को ढालने के लिए अंगड़ाइयां ले रहे हैं। पहाड़ सा उनका हौसला है, हिम्मत और बुलंद हिम्मत वाले, बुलंद हौसला वाले हैं, आज़ादी के मतवाले हैं, मुहिब्बे वतन हैं और अपने वतन को ग़ुलाम नहीं देख सकते। वतन को ग़ुलाम देखने से बेहतर वो अपनी जान देना कबूल मंजूर मानते हैं, जान खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन अपने वतन को ग़ुलाम नहीं देख सकते। वतन की आज़ादी के लिए आप जानते हो कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी थी, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, कितने लोगों ने अपनी जानें निछावर कर दी थी वतन के ऊपर, तब जाके हमें यह आज़ादी नसीब हुई, तब जाके हम आज इस माहौल में रह रहे हैं। अगला बंद देखिए बच्चों। सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ की चोटियां दहकती हैं, जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियां चमकती हैं। इस बंद में शायर कहते हैं कि सुलग उठी है इंतकाम की आग। इंतकाम कैसा इंतकाम? वो इंतकाम जो जुल्म के बदले उठता है। जुल्म किया गया है, सताया गया है, परेशान किया गया है, और मैंने आपको बताया कि जालिम जुल्म करता रहता है, खूब करता रहता है, खूब करता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके जुल्म की इंतहा हो जाती है। और जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, इंतहा आ जाती है, तो मजलूम उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ वापस उसी के ऊपर डाल देता है, उसी के ऊपर उसके सारे सामान को उलट देता है, सारा सामान पलट देता है। ये वो वक्त है जो इंतकाम का वक्त कहलाता है। तो अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। ये 1946 में लिखी गई थी नज़्म। ये उस वक्त जुल्म की इंतहा हो गई थी। अंग्रेज़ों को जाना था, लहर चल रही थी कि अब तुम्हें यहाँ से छोड़ना ही है। कभी हाँ होती थी, कभी ना होती थी। अंग्रेज़ कहते थे कि चले जाएंगे, कभी कहते थे नहीं थोड़े वक्त और रुक जाएं। कभी लगता था कि और वक्त खींचेगा, कभी लगता था कि बिल्कुल आज़ादी करीब ही है। उस वक्त कश्मकश का वक्त था, उस वक्त ये नज़्म लिखी हुई है। उस वक्त जोश भरने वाली नज़्म लिखी गई है कि अब तुम चले जाओ, अब इंतकाम की आग लग चुकी है। अगर अब भी यहां रहे, अब भी हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहा, तो अब इंतकाम लिया जाएगा, अब सजाएं दी जाएंगी, जुल्म का बदला लिया जाएगा। बर्फ की चोटियां दहकती हैं, और जहां तुम समझते हो कि कोई जज्बात नहीं है, ये लोग ठंडे पड़े हुए हैं, हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। अंग्रेज़ ये समझते थे कि हिंदुस्तानी हमारी क्या मुखालिफत करेंगे, हमारे सामने किस तरह से खड़े होंगे। ये ऐसे ठंडे हैं जैसे बर्फ की चोटियां ठंडी हैं।
जिस तरह से बर्फ की चोटियों के अंदर कोई आग नहीं होती, उसी तरह से इनके अंदर भी कोई आग नहीं जल सकती, इनके अंदर भी कोई जोश और जज्बा नहीं जाग सकता। लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए कि बर्फ की चोटियों के नीचे ही ज्वालामुखी भड़कती है, वहीं से आग निकलती है, वहीं सबसे ज़्यादा तेज़ी होती है, वहीं सबसे ज़्यादा तपिश होती है। और ऐसा ही हिंदुस्तान में भी हुआ। यहाँ के लोगों के दिल जो ऊपर से ठंडे नज़र आ रहे थे, यहाँ के लोग जो ऊपर से हंसमुख नज़र आ रहे थे, मिलनसार नज़र आ रहे थे, ग़ुलामों की तरह अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, जब एक हो गए, इत्तेहाद उनमें पैदा हो गया, तो वो एक ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल पड़े, वो फट पड़े, लावा उनसे बाहर निकला और उस लावे ने अंग्रेज़ी हुकूमत को खाक कर दिया। अंग्रेज़ों को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। शायर कहते हैं बर्फ़ की चोटियाँ दहकती हैं। अब ये वो मुकाम आ गया है कि बर्फ़ की चोटियाँ भी गर्म हो चुकी हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, ज़मीन खिसक रही है पैरों के नीचे से। अब अंग्रेज़ों का यहाँ से निकलना ही बेहतर है। जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं, और जुल्म और जबर, ज़बरदस्ती लोगों को सताना, परेशान करना, जबर के बल पर जुल्म करना, इस जुल्म के अंदर भी उजाले की बिजलियां कड़क रही हैं। अब जो जुल्म का साया है, जुल्म का अंधेरा है, इसके अंदर भी रोशनी चमक रही है, इसके अंदर भी उम्मीद की रोशनी चमक रही है। अब लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके जुल्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको भगाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हर तरीके से तैयारी की जा रही है, सुकून के साथ भी, अमन के साथ भी तैयारी की जा रही है, और इनकलाब के साथ भी तैयारी की जा रही है। वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ भी तैयारी की जा रही है, यानी आवाम हर तरह से तैयार हो गई है। जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं। जब जुल्म और जबर का अंधेरा छा जाता है तो उसके अंदर भी अरमान रहते हैं, अंदर अरमान रहते हैं, चमक रहती है कि एक ना एक दिन ज़रूर जालिम के ख़िलाफ़ वो बिजलियाँ चमकेंगी, जालिम के ख़िलाफ़ वो लोग खड़े होंगे। तशरीह इसकी देखें। नज़्म के इस बंद में अली सरदार जाफरी कहते हैं कि अब लोगों में अपने साथ हुए जुल्म का इंतकाम लेने की आग जल उठी है। उनके दिलों के ऊपर सदियों से जमी हुई ग़ुलामी की बर्फ़ अब पिघल चुकी है। अब जुल्म का अंधेरा ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि मज़लूमों के दिल आज़ादी की शम्मा से रोशन होने लगे हैं। अब ये जो जुल्म है, ये सितम जो किया जा रहा है, ये परेशानी जो पैदा की जा रही है, अब ये ज़्यादा वक्त तक नहीं टिकने वाली। कुछ वक्त की मेहमान है और उसके बाद उजाला आएगा, नई रोशनी निकलेगी, नई किरण निकलेगी। ये आज़ादी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अब जुल्म अपनी इंतहा की तरफ चला गया, अपने खात्मे की तरफ चला गया है, और लोग जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। अब जब खड़े हो गए हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भगाने के लिए अंग्रेज़ों को पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं, तो फिर इनकी हार नहीं होगी। इंसानियत कभी नहीं हारती, इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है, हमेशा जीतता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आज़ादी मिलने वाली है, वो खुशी भी जाहिर की जा रही है। आगे आते हैं अगले बंद पे। जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं। जिंदगी के बुझे हुए शौले एक नई शान से भड़कते हैं। शायर कहते हैं कि जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक उनके दिल धड़कते हैं। जो हुक्म करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, जब जुल्म करते हैं तो उनको ये एहसास नहीं होता कि ये जो मजलूम है या जिसके ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं, कि ये कभी हमारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है क्या। वो सोचते हैं ये बेजान है, ये इसके अंदर अपना कुछ वक़ार नहीं है, कुछ इज़्ज़त अपने अंदर इसके अंदर नहीं है, ये कभी भी हमारा सामना नहीं करेगा, हमेशा हमसे खौफ खाकर रहेगा, हमसे डरा हुआ रहेगा और हमेशा हमारी ग़ुलामी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शायर कहते हैं जिनको कुचला गया है सदियों से, सदियों जिनको कुचला गया है, जिनको मारा पीटा गया है, दबाया गया है, ग़ुलामी की जंजीरें पहनाई गई हैं, वो लोग भी आज तक उनके दिल धड़कते हैं। यानी आज भी उनके दिल जिंदा हैं, आज भी वो अपनी आज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं, आज भी वो जालिम को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकत नहीं है। ताकत की कमी की वजह से, इत्तेहाद की कमी की वजह से वो जुल्म और सितम सहते हैं। लेकिन जब मौका मिल गया है इनको एक होने का नारा दे दिया गया है, एक होने के लिए तहरीक चला दी गई है, तो ये एक हो गए हैं। वो जो धड़कते हुए दिल थे वो सब एक हो चुके हैं और एक होके अब अपने ऊपर जुल्म करने वाले के खिलाफ ये खड़े हो रहे हैं। तो आज तक उनके दिल धड़कते हैं, यानी आज भी वो कोशिश करते हैं, वो जुस्तजू करते हैं। जिंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं, और जुल्म सितम की वजह से जहां पर जिंदगी नाउम्मीद हो गए थे, लोग मायूस हो गए थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब हमें इसी तरह जुल्म सितम को सहना पड़ेगा,
हमारी ज़िंदगी इस तरह से निकल जाएगी, हमारे पुरखों ने भी तो जुल्म सितम सहे हैं, हम भी यूं ही जुल्म सितम सहते रहेंगे। पहले बंद में कहते हैं, पहले शेर में इसके कि सदियों से कुचला गया है इनको, तो मन में ख्याल ये है कि सदियों से कुचला गया है तो हम भी यही कुचले जाते रहेंगे, हमारे ऊपर भी इसी तरह जुल्म कर दिए जाते रहेंगे। तो ज़िंदगी के बुझे हुए शोले, वो शोले जो बुझ गए थे, उनके अंदर ऊपर से देखने पर तपिश नजर नहीं आ रही थी, खामोश नजर आ रहे थे, एक नई शान से भड़कते हैं। आज देखो वो शोले किस तरह से भड़कते हैं। किस लिए कह रहे हैं कि आज़ादी के मतवाले जब खड़े हो गए थे तो उनमें हर तबके के लोग शामिल थे, उसमें वो लोग भी शामिल थे जिनको मुआशरे का सबसे नीचा तबका समझा जाता है, जिनमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जो कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो सामने खड़े हुए हैं, आंखें दिखा रहे हैं। जो बात करने का सलीका नहीं है वो अंग्रेजों के सामने खड़े होकर उनको आंखें दिखा रहे हैं कि तुम्हें फांसी कर देनी है तो दे दो, तुम्हें गोली मारनी है तो मार दो, हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। तो वो शोले जो बुझ चुके थे, सदियों से उनको बुझाया गया था, सदियों से उनको दबाया गया था, आज वहां से भी रोशनी निकल आई है, वो भी सुलगने लगे हैं। और कैसे सुलगने लगे हैं? एक नई शान से भड़कते हैं। वो शोले भी नई शान से भड़क रहे हैं, पूरी आबोताब के साथ चमक रहे हैं। उनको देख के भी अंग्रेज खौफजदा हो रहे हैं कि ये लोग भी अब खड़े हो गए हैं, तो उनका रहना आखिर वक्त के अंदर, अंग्रेजों का रहना यहां पर बहुत मुहाल हो गया था। इस बंद की तशरीह देखिए। नज्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि जिन लोगों को बरसों से कुचला और दबाया गया था, ये सोचकर उन पर हुकूमत की जा रही थी कि अब ये हमारे खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज उसी दबी कुचली आवाम ने हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। जो दबे कुचले थे, जो कुछ नहीं कर सकते थे, वो भी इत्तेहाद के साथ एक हो गए हैं, वो भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। बुझे हुए शोले आज फिर से भड़क उठे हैं। ये कमज़ोर शोले अपने इत्तेहाद से ऐसी आग पैदा करेंगे जो जालिम के पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। ये वो शोले थे कि जिनके ऊपर राख की मोटी मोटी परतें जम गई थी, इनमें कोई रोशनी की उम्मीद बाकी नहीं थी, लगता था कि ठंडे पड़ गए हैं, जोश खत्म हो गया है। लेकिन देखिए आज़ादी की लड़ाई के वक्त वही शोले कैसे भड़के, उन्हीं के अंदर कैसी आग भड़की कि उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य को जलाकर खाक कर दिया। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह, जगमगाती है अदल की शमशीर, मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। इस बंद में शायर कहते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ने वालों में सिर्फ शहरी ही नहीं है, शहरों में रहने वाले लोग ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं हैं, बड़े शहरों वाले ही नहीं हैं, देहाती भी शामिल हैं। गांव के किसान जो फसलें उगाते थे, खेती बाड़ी करते हैं, खलिहान जिनके पास मौजूद हैं, वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यानी छोटे छोटे हिस्सों से, मुल्क के छोटे छोटे हिस्सों से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावतें उठी हैं। आप तारीख़ का मुताला कर लीजिए कि जो बड़ी बगावतें हैं, जिनकी बड़ी बगावतों की शुरुआत हुई है, वो छोटी छोटी जगहों से शुरू हुई है। उन जगह से हुई है कि जहां उम्मीद नहीं कर सकते कि यहां से लोग खड़े होंगे, वहां से आम लोग खड़े हुए हैं, मजदूर तबके के लोग खड़े हुए हैं, किसान तबके के लोग खड़े हुए हैं, दहका खड़े हुए हैं, वो सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म भी उन्हीं तबके के लोग ऊपर किया जा रहा था। अंग्रेज़ जब गुलामी के अंदर हमें गुलाम बनाए हुए थे, जुल्म सितम करते थे, तो ज़्यादा टैक्स मांगा करते थे, महसूल तरह तरह के उन्होंने हमारे ऊपर लगा रखे थे। अब उनकी अदायगी की जिम्मेदारी किसकी थी? छोटे किसानों की। जो ज़मींदार थे वो उन किसानों को परेशान किया करते थे, और किसान, उनके इतनी उपज होती नहीं थी कि किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, किस तरह से अपने महसूल अदा करें, वो बगावत के ऊपर उतर आए। तो अब जब आज़ादी का वक्त है, बगावत के लिए फौजी भी खड़े हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की यूनियन भी खड़ी हो रही हैं, मजदूरों की यूनियंस भी खड़ी हो रही हैं, तो किसान भी खड़े हो गए। शायर कहते हैं कि फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह। सिपाह यानी फौज, सिपाही भी होता है और फौज भी होता है। यहां पर लश्कर की बात भी की जा रही है कि खेत जो फसल उगाने के लिए जाने जाते हैं, खेती बाड़ी के लिए, गल्ले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज वहां से बगावतों की फौज उठ रही है। किसान बागी तैयार कर रहे हैं, लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो।
मेहनत व मशक्क़त कर रहे हैं, बागियों के लिए अपना खाना तैयार कर रहे हैं कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़े और वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहें। तो फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपाह। अब खेतों से भी बगावत शुरू हो गई। जो मजदूर थे, आम किसान थे, वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत में शामिल हो रहे हैं। और जगमगाती है अदल की शमशीर यानी तलवार, अदल की यानी इंसाफ की। अब इंसाफ की शमशीर जगमगाती है, जगमगाती चमचम करती है। जब तेज़ धारदार शमशीर को बाहर लेकर आते हैं तो वो चमचमाती है, जगमगाती है, तारों की तरह झिलमिलाती है। तो वो इंसाफ की शमशीर है। उसका इंसाफ की अलामत है कि ये शमशीर निकल गई तो अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब नाइंसाफ़ी करने वालों को, किसान के हिस्से से, मजलूम किसान के हिस्से से, उसके अनाज पर उनके बेटों का खाना लेने वाले, उसके अनाज के अंदर से हिस्सा लेने वालों के हाथ उस शमशीर से अलग कर दिए जाएंगे। उस शमशीर से इंसाफ किया जाएगा। उस शमशीर को अदल की शमशीर कहा जाता है कि अब अदल की शमशीर हर तरफ जाग रही है। यानी किसान भी बगावत पर उतर आए हैं। किसान भी ज़मींदारों को महसूल देने से मना कर चुके हैं, बगावत में शामिल हो चुके हैं कि अब तुम्हें कोई महसूल नहीं दिया जाएगा। तुम्हें मारना है तो हमें मार दो, लेकिन इस गले से आपको एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। और जब मुल्क के कोने कोने से बगावत के सुर उठ रहे हैं, बड़े शहरों से भी लोग उठ रहे हैं, छोटे शहरों से भी लोग उठ रहे हैं, और गांव देहात से भी लोग उठ रहे हैं, तो फिर जालिम भागकर कहां जाएगा? अब जालिम को कहीं भी पनाह नहीं मिलने वाली। जालिम दर दर की ठोकरें खाएगा, उसको हर जगह दुत्कारा जाएगा, हर जगह से उसको भगाया जाएगा। तो मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। तो जालिम और जालिमों का साथ देने वाले भी जालिम, यानी जो ज़मींदार वगैरह साथ दे रहे थे, उनको भी दुत्कारा जाएगा, उनको भी भगाया जाएगा। अब उनको भी कोई आसरा देने वाला मौजूद नहीं रहेगा। तशरीह देखिए इसकी। नज़्म के इस बंद में शायर किसानों के भी बगावत में शामिल होने की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि अब वो माहौल है कि मज़दूर और किसान भी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उतर आए हैं। अब मज़दूर और किसान भी आज़ादी के मतवालों की तरह आज़ादी के सिपाही बने हुए इंसाफ की शमशीरों के साथ हर जगह तैनात हैं। जालिमों को अब कहीं पनाह नहीं मिलने वाली है। तो जालिमों को ये मैसेज है, पैगाम है अली सरदार जाफरी की तरफ से कि अपने जुल्म से बर आ जाओ, अपनी जुल्म से रुक जाओ। अगर जुल्म करते रहोगे, जुल्म से बाज नहीं आओगे, तो मजलूम खड़े हो जाएंगे, और जब मजलूम खड़े हो गए तो तुम्हें कहीं भी छुपने की भी, पनाह लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। कहीं तुम्हें कोई पनाह देने वाला नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हर शख्स, इस तरह का मुल्क बनाया जा रहा है, इस तरह की तामीर की जा रही है मुल्क की, कि हर शख्स जालिमों का साथ देने वालों को भी मारेगा और जालिमों को भी नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, फना कर दिया जाएगा। हर शख्स मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है, मजदूरों के साथ खड़ा हुआ है, नीचे तबके के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, दबे कुचले लोगों के साथ खड़ा हुआ है। उनके हुकूक की बात की जा रही है। इश्तराकियत के आप हामी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, तरक्की पसंद तहरीक से अली सरदार जाफरी वाबस्ता रहे हैं। नज़्म के हमने पहले 5 बंदों का मुताला किया है, उनकी तशरीह की, समझा है, और यहाँ समझ में आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने बगावत का ऐलान किया है, और एक नज़ारा पेश किया है कि जालिम के ख़िलाफ़ मुल्क के कोने कोने से बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं। बड़े शहर भी बगावतों में शामिल हैं, छोटे गांव, कस्बे, देहात, छोटे छोटे किसान भी बगावत के अंदर शामिल हैं। तो जालिम को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। जालिम को अपने किए हुए जुल्म का हिसाब देना ही पड़ेगा, और अंग्रेज़ों को ये मुल्क छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद का हिस्सा, जहाँ 5 बंद और हैं, हम आने वाले हिस्से के अंदर मुताला करेंगे। आने वाले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।